हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कोरल एंड कोरल रीफ्स के बारे में। प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें जो बाह्य कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसे ही कोरल कहते हैं। जो कोरल होता है उन कोरल से समुद्रों में कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं। तो कोरल जो है समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं सिलेंट्रेटा संघ के, जिनका बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और उनसे बनने वाली चट्टानों को हम कोरल रीफ्स कहते हैं। ये कोरल सिंगल हो सकते हैं, यानी सिंगल कोरल होते हैं, या आपस में एक कॉलोनी बनाते हैं, उसे कॉलोनियल पोलिप भी कहते हैं। यानी जो कॉलोनी होती है वो पोलिप कहलाती है। सिंगल जो कोरल होता है, एकल जो कोरल होता है, उसका जो कंकाल होता है बाह्य एक्सोस्केलेटन होता है, उसको हम कहते हैं कोरेलाइट, उसको कोरेलाइट कहते हैं। और जो ग्रुप का होता है उसको हम बोल देते हैं कोरेलियम। जितने जो कोरल्स हैं वो एंथोजोआ वर्ग के हैं। कुछ कोरल जो होते हैं वो हाइड्रोजोआ जो क्लास है सिलेंट्रेटा की, उससे संबंधित हैं। 3 प्रकार के बेसिकली कोरल्स पाए जाते हैं। एक हाइड्रोजोवन कोरल, दूसरे ऑक्टोकोरेलियन कोरल और हेक्साकोरेनियल कोरल तीसरे। तो आज हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोजोवन कोरल्स क्या होते हैं। हाइड्रोजोवन कोरल्स हैं वो मिलीपोरा जो वंश है, मिलीपोरा कोरल जो है हाइड्रोजोआ का एक एग्जाम्पल है, उसके कोरल्स हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं और उनकी शाखाओं पे CO3 बाह्य कंकाल स्रावित होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल है, उसको बनाने वाली जो लेयर होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनका नाम है कैलिकोब्लास्ट लेयर। कैलिकोब्लास्ट लेयर जो कि एपिडर्मिस का रूपांतरण होती हैं। इन कंकाल के अंदर एक गैस्ट्रोजोइड्स एवं एक शाखित रक्षित पोलिप यानी जिसको डेक्टाइलोजोइड्स है वो पाए जाते हैं। कंकाल के अंदर जो जीव होता है उसके 2 रूप होते हैं। एक कहलाता है गैस्ट्रोजोइड्स। गैस्ट्रोजोइड्स का मतलब होता है यानी वो कोरल का वो भाग जो पोषण का कार्य करता है, जो बाह्य जीवों को पकड़ के खाता है और उस पूरी कोरल को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम हो गया गैस्ट्रोजोइड्स। गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट। तो ऐसे जोइड्स जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं डेक्टाइलोजोइड्स। डेक्टाइलोजोइड्स यानी जो कि अंगुली जीवक कहलाते हैं, यानी अंगुली की तरह होते हैं, फिंगर लाइक उनके बाहर प्रोजेक्शन होते हैं और उन पे नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं। और ये डेक्टाइलोजोइड्स हैं, ये दूसरे जीवों से इस पोलिप की रक्षा करते हैं और उसको मारने का कार्य करते हैं। तो ये 2 प्रकार के हाइड्रोजोवंस कोरल में होते हैं। एक होते हैं ऑक्टोकोरेलियन कोरल्स, जैसे एल सायोनियम वंश है। एल सायोनियम जिसको हम डेड मैन्स फिंगर कहते हैं, डेड मैन्स फिंगर, मृत आदमी की जो उंगलियां जैसे ऊपर होती हैं वैसे दिखाई देने वाला जो कोरल है, इसलिए इसका नाम हो गया एल सायोनियम। ये भी समुद्र में पाया जाता है और इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इसमें अंतः कंकाल बनाता है, और में बाह्य कंकाल है, इसमें अंतः कंकाल बनाता है। और इसलिए ये कोरल जो हैं अंदर की तरफ से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बाहर से नरम होते हैं, कोमल होते हैं। इनको सॉफ्ट कोरल कहते हैं। तो जैसे ये ट्यूबिपोरा है, ऑर्गन पाइप कोरल है, हेलियोपोरा है जिसको ब्लू कोरल कहते हैं, गोर्गोनिया है जैसे समुद्री पंखा है, ये हॉर्नी कोरल्स इनको कहते हैं, जो कि ऑक्टेकोरेलियन कोरल कहलाते हैं। एक ऐसे ही जैसे कोरेलियम नोबाइल होता है, उसको लाल कोरल कहते हैं, रेड कोरल जिसको लाल मूंगा कहते हैं, और ये आभूषण बनाने में काम आता है। तीसरा जो है वो है हेक्साकोरेलियन कोरल। ये है हेक्साकोरेलियन कोरल। इन कोरल का निर्माण मैड्रीपोरिया गण के सदस्यों, जिन्हें स्टोनी कोरल कहते हैं या वास्तविक कोरल होते हैं, उनके द्वारा होता है।
इन्हीं कोरल के द्वारा कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। ये जो होता है इनके ऊपर बाह्य कंकाल पाया जाता है, हेक्सा कोरेलियन कोरल, और इनसे कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। जैसे मैड्रीपोरा है, फीविया है, स्टेगहोर्न है, मिएंड्रीना है जिसको ब्रेन कोरल कहते हैं। ये सारे के सारे कोरल हेक्सा कोरेलियन कोरल है और इनसे कोरल रीफ का निर्माण होता है, क्योंकि इनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। तो कुछ कोरल हैं वो कॉलोनियल हैं, जबकि सिंगल कोरल भी होते हैं, जैसे फंजिया है, फ्लेबेलम है, क्रायोफिलिया है जिसको मशरूम कोरल कहते हैं। तो कोरल दो प्रकार के हो गए, सिंगल कोरल और कॉलोनियल कोरल। कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, पोलिप के रूप में पाए जाते हैं। तो कॉलोनी के रूप में होते हैं, उसके जो ज़मीन पे सरफेस पे जो टच होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उनको पोलिप कहते हैं। जो फ्री घूमते हैं उनको मेडूसा भी कहते हैं। तो तीन प्रकार के हाइड्रोजोवन, ऑक्टा कोरेलियन कोरल और हेक्सा कोरेलियन कोरल होते हैं। लेकिन जो कोरल ट्रू कोरल होते हैं वो हेक्सा कोरेलियन कोरल होते हैं, जिनसे कोरल रीफ का निर्माण होता है, समुद्री चट्टानों का निर्माण होता है। कोरल स्केलेटन, देखिए ये कोरल का जो कंकाल है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये स्ट्रक्चर होती है जिसके बाहर की ओर टेंटिकल्स और परत पाई जाती हैं। कोरल कंकाल, एकल कोरल का कंकाल जो है वो क्या कहलाता है, जैसे मैंने बताया कोरेलाइट कहलाता है। और जब आपस में कोरल मिलकर के कॉलोनी बना लेते हैं तो अलग अलग प्रकार के कोरलाइट आपस में मिलकर कोरेलियम का निर्माण करते हैं। एक जो कोरेलाइट होता है उसमें क्या होता है, अधिकांश भाग जो होता है नीचे का वो क्या कहलाता है, बेसल प्लेट। तो देखिए ये ज़मीन से टच है, ये भाग है, ये बेसल प्लेट हो गया, ये वाला, ये कोरेलाइट है। इसके अंदर ये इसमें कनेक्टिविटी है, हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी आपस में जुड़ने के लिए। और इस कोरल के अंदर हम देखते हैं कि ये इसमें उभार पाए जाते हैं ज़मीन से टच होने वाले, इनको हम स्क्लेरोसेप्टा कहते हैं। और इसमें ये लेयर पाई जाती है, तीन परतें होती है। बाहरी एपिडर्मिस होती है और इसके अलावा अंदर की जो होती है वो कहलाती है गैस्ट्रोडर्मिस। अंदर की जो परत होती है, क्योंकि ये पचाने का काम करती है भोजन को, अंदर की परत होती है गैस्ट्रोडर्मिस होती है, बाहर एपिडर्मिस होती है, बीच में मीजोग्लिया होते हैं। तो कुछ जो कैल्शियम कार्बोनेट मीजोग्लिया में धसे रहते हैं, कुछ जो होता है बाहर इसमें एपिडर्मिस के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, सिक्रेट होते हैं। ये जैसे कोरल की स्ट्रक्चर है जिसमें ये माउथ वाला पार्ट है, ये टेंटिकल हैं, यानी ये वाले कहलाएंगे डेक्टाइलोजोइड्स। ये किसी जानवर को पकड़ करके, किसी एनिमल को पकड़ करके, मार करके और उसको इस मुंह में अंदर की ओर देते हैं। यहाँ इस केविटी में जिसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी, इसके अंदर जो ये गैस्ट्रोजोइड डर्मिस है, इससे जो एंजाइम का सिक्रीशन होता है, वो एंजाइम का सिक्रीशन भोजन को पचाने में काम आता है, राइट। तो ये हो गया गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी, ठीक है। तो ये एक सामान्य संरचना है कोरल का कंकाल कैसा होता है। अब हम बात करते हैं कोरल रीफ्स की, यानी प्रवाल भित्तियाँ जिनको हम कहते हैं। तो कोरल की जो कॉलोनी का जो आकार है वो पॉलिपों के मुकुलन द्वारा लगातार बढ़ता रहता है। मतलब जो पॉलिप होते हैं उनमें बडिंग होती रहती है, उनमें शाखाएं निकलती रहती हैं, उनसे वो बड़े आकार के बढ़ जाते हैं और ये बड़े बड़े पिंडों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें कोरल रीफ कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था T.W. वॉगन। T.W. वॉगन 1917 में उन्होंने बताया कि प्रवाल भित्तियाँ कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें होती हैं जो कि समुद्र की सतह के निकट होती हैं। ये कोरल छिछले व गर्म समुद्रों में पाए जाते हैं जहाँ का सामान्य तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसी कारण से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कोरल रीफ अधिक पाई जाती हैं। जो गर्म प्रदेश होते हैं, ट्रॉपिकल पार्ट होता है, उनमें कोरल रीफ अधिक पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, फ्रिंगिंग कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियाँ। ये कोरल रीफ किसी ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रिंगिंग, एक होता है बैरियर और एक होता है एटोल। देखिए इसमें एक एक करके देखते हैं। पहला है फ्रिंगिंग कोरल रीफ्स, यानी झालरदार प्रवाल भित्तियाँ। झालरदार का मतलब होता है यहाँ पे जो कि किसी ज़मीन की सतह है, तट है, या कोई ज्वालामुखी का बीच में द्वीप है,
उसके चारों ओर जो समुद्र है उसके किनारों पर यदि कोई कोरल्स डेवलप हो जाते हैं, उससे जो बनने वाली कोरल रीफ है उनको हम बोलते हैं झालरदार प्रवाल भित्तियाँ, यानी फ्रिंगिंग कोरल रीफ। ये कोरल रीफ किसी ज्वालामुखी द्वीप, किसी महाद्वीप के तट के निकट छिछले जल में पाई जाती हैं, जिनका फैलाव 400 मीटर तक समुद्र में हो सकता है। इन रीफ का समुद्र की ओर वाला क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय होता है। इसे हम एज या फ्रंट कहते हैं, और इसे एज या फ्रंट कहते हैं। समुद्र तट एवं कोरल रीफ के मध्य 50 से 100 सेंटीमीटर चौड़ा उथले जल का चैनल होता है। इसे हम लैगून कहते हैं या रीफ फ्लैट कहते हैं। इन भित्तियों का निर्माण मृत कोरल, जीवित कोरल कॉलोनी और बालू मिट्टी से होता है। देखिए, ये जैसे मान लीजिए एक आइलैंड है, इस आइलैंड के चारों ओर ये कोरल डेवलप हो गया, और इस कोरल के बीच में और आइलैंड के बीच में जो ये पानी है, यहाँ पे उथला समुद्र होता है। उथला मतलब कम गहरा, और इसे ही लैगून कहते हैं। तो जो लैगून होते हैं वो महाद्वीप और कोरल जो रीफ्स होती हैं उनके बीच का जो लगभग 100 किलोमीटर भी हो सकता है या 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। और जब ये लैगून बिल्कुल ये पूरा आइलैंड पानी में डूब जाता है, लैगून बड़ा बन जाता है और कोरल रीफ्स चारों ओर उसको घेर लेते हैं, तो इसे हम एटोल कहते हैं। ये जैसे स्ट्रक्चर है वो एटोल कहलाती है। एक बार इसको देखते हैं। बैरियर रीफ होते हैं, ये कोरल रीफ के समान ही होती हैं, मतलब झालरदार कोरल रीफ है जो फ्रिंगिंग कोरल रीफ है उसके समान होती हैं, लेकिन समुद्र तट से कुछ दूरी पे होती हैं, लगभग 800 मीटर से 16 किलोमीटर दूर हो सकती हैं, और जिनकी इसके बीच में भी लैगून होता है जिसकी गहराई 20 से लेके 100 मीटर तक होती है। इसमें हवाई जलयान जो होते हैं शिप है वो चल सकते हैं। सबसे बड़ी जो बैरियर रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में पाई जाती है। लगभग 2000 किलोमीटर लंबी एक कोरल से बनी हुई चट्टानों की एक रीफ है जिसे कोरल ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, राइट। तो इस बैरियर रीफ और ये जो हमारा कोरल है, जो पहला है फ्रिंगिंग जो कोरल है, झालरदार भित्ति है, उसमें फ़र्क इतना ही है कि ये एक सीधी समान चट्टान है जो लंबी होती हैं, और एक समुद्र तट से एक रीफ एक भित्ति का निर्माण करती हैं। एक मतलब उसको जो समुद्र की लहरों से समुद्र तट को बचाती हैं। हालांकि इनके बीच में काफ़ी लंबी दूरी होती है। बैरियर रीफ और जो समुद्र तट है उसके बीच में काफ़ी लंबी दूरी होती है, तो ये बैरियर रीफ होती हैं। नेक्स्ट है अटोल। अटोल जैसे मैंने कहा ये भित्तियाँ खुले समुद्र में ही विकसित होती हैं, अतः इन्हें कोरल आइलैंड या लैगून आइलैंड भी कहते हैं। ये वृत्ताकार या घोड़े के नाल के आकार की होती हैं। इनके बीच बीच में चैनल होते हैं। चैनल का मतलब जहाँ से पानी का प्रवाह होता रहता है समुद्री, जिनमें से होकर जलयान में निकल सकते हैं। लैगून 90 किलोमीटर व्यास तक का हो सकता है। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक लैगून कहलाती है। इसमें ये जो है चारों तरफ है वो रीफ, जो कोरल रीफ है वो डेवलप हो जाती है। समुद्र के बीच में भी हो सकती हैं, और कई बार आइलैंड के समुद्र में डूबने से भी लैगून बन जाते हैं। और इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर हैं ये कहलाती हैं चैनल्स। तो इसमें पानी का प्रवाह होता रहता है और इनमें से होकर के जलयान में निकल सकते हैं। तो जो इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, उसमें काफ़ी संख्या में इस प्रकार के एटोल पाए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं एटोल। अब आता है नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स। ये बने कैसे हैं, कोरल रीफ्स बनते कैसे हैं? देखिए, रीफ जो हैं वो कोरल्स नेचुरली समुद्र में पाए जाते हैं, और जब वो बहुत सारे एक समूह में बन जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उनके जो बाह्य कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक प्रकार का रॉक्स का रूप धारण कर लेता है, चट्टानों का रूप धारण कर लेता है, और वो कहलाते हैं कोरल रीफ्स। इसमें बेसिकली कई थ्योरियाँ हैं, 2 थ्योरी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। पहली है डार्विन का अवतरण सिद्धांत, डार्विन थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस। ये क्या कहता है डार्विन? डार्विन कहता है कि पहले इस थ्योरी के अनुसार किसी द्वीप के, मतलब कोई भी आइलैंड है, उसके ढलान वाले क्षेत्र में पहले झालरदार प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। सबसे पहली जो कोरल रीफ्स बनते हैं वो होते हैं फ्रिंगिंग कोरल रीफ्स, यानी झालरदार प्रवाल भित्ति। धीरे धीरे जो द्वीप है वो पानी में डूब जाता है, जल में डूब जाता है, जल का लेवल बढ़ जाता है, और इसके कारण प्रवाल भित्तियाँ वो वृद्धि करने लग जाती हैं,
और धीरे धीरे ये और बड़ी होकर के ये ही बैरियर रीफ में बदल जाती हैं। इसके पश्चात द्वीप के धीरे धीरे पानी में डूबने और अंत में अदृश्य हो जाने से अंदर जो है वो क्या बन जाता है, वो बैरियर रीफ भी चारों तरफ से घेरने के कारण उसको लैगून कहते हैं, लैगून बन जाता है। और एटोल प्रवाल भित्तियों का निर्माण, उसको फिर हम कहेंगे एटोल। तो पहला तो हो गया कि जो द्वीप है वो पानी में डूबा है, उसके चारों ओर पहले फ्रिंगिंग कोरल रीफ, फिर बैरियर कोरल रीफ और उसके अंत में एटोल कोरल रीफ का निर्माण होता है। दूसरा थ्योरी कहलाता है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी बाय डेली। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेली। ग्लेशियल कंट्रोल यानी जो बर्फीले जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, वो ग्लेशियर से जब पानी पिघला और उनका पानी पिघलने से महासागर जो है उनका जल स्तर जो है वो बढ़ा ऊपर की ओर, तो वहाँ पे क्या हुआ, कोरल्स का निर्माण है वो हुआ। और कोरल्स का निर्माण होने से वो, जैसा कि इसमें लिख रखा है, जब ठंड अधिक थी तो हिमशैल के निर्माण से महासागर का जल स्तर नीचा हो गया, जिसके फलस्वरूप लहरों की क्रिया से कटे हुए अनेक किनारे दिखाई देने लगे, जिन पर धीरे धीरे कोरल्स उगने लगे एवं पुनः गर्मी पड़ने पर हिमशैल जो बर्फ़ के जो ग्लेशियर हैं वो पिघले और समुद्र का जल स्तर ऊपर उठा और प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ समुद्र में नजर आने लगी। अधिकांश भित्तियाँ 10 से 200 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करती हैं। तो कोरल जो रीफ हैं वो हर साल लगभग 100-200 मिलीमीटर तक वृद्धि करती हैं। तो ये डेली का सिद्धांत है कि जो ग्लेशियर के पिघलने से कोरल रीफ समुद्र में डूब गए, हालांकि पहले वो ज़मीन के किनारों पे विकसित हुए थे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका। क्या इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है? पेट्रोलियम पदार्थों की खोज में बायो इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थों की खोज में बायो इंडिकेशन के रूप में कार्य करते हैं। समुद्र में जैव विविधता का आश्रय स्थल है। अनेक रंग बिरंगी मछलियाँ पाई जाती हैं कोरल्स में, और कुछ कोरल जो रीफ्स की चट्टानें हैं वहाँ टापू बन गए, उन पे कुछ छोटे कस्बे हैं, वो मानव बस्तियाँ वो भी बस गई हैं। साथ ही साथ कोरल रीफ्स जैसे बैरियर्स जो होते हैं, बैरियर रीफ हैं, वो सुनामी है, तूफान है, इन प्राकृतिक आपदाओं से तटीय इलाकों की रक्षा करती हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग जो है वो मानव के जो बिल्डिंग मटेरियल है उसमें है, साथ ही साथ जो है कुछ आभूषणों में है। कोरल रीफ्स हैं, जैसे रेड कोरल से लाल मूंगा होता है, उस स्टोन बनता है और उसको अंगूठी में माला के रूप में पहना जाता है, जो कि एक अच्छे आभूषण का काम करता है। कुछ कोरल रीफ्स है वो दवाइयों के रूप में काम आते हैं, जैसे कि आपने सुना है प्रवाल पिष्टी आयुर्वेद में काम आने वाली औषधि है, जो कि ऑर्गन पाइप कोरल को जलाने से उसकी राख से बनती है। ये कुछ आयुर्वेद में काम आने वाली औषधियाँ हैं। इस प्रकार जो कोरल रीफ्स होते हैं वो सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं, जिनका मानव जीवन में बहुत उपयोग है, और ये कोरल रीफ्स समुद्रों की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक राम सेतु जिसको कहते हैं पुल है, ब्रिज है, जो पानी में डूबा हुआ है, वहाँ पे भी मन्नार की खाड़ी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी है। इसी कारण जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने